हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन में। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी अभी से कर शुरू करना स्टार्ट कर दी होंगी। तो साथियों, आज से हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर वाइज को हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हर एक चैप्टर को 2-3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके एक एक चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। हमारा मिशन है क्लास 10th मिशन है 2026-27 में टारगेट आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, 100 में से कैसे 100 नंबर लाएं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आपको, अगर आप वीडियो में नए हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि अध्याय 1 क्या है क्लास 10th का। अध्याय 1, पहले हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसके बाद फिजिक्स, बायो, ऐसे टॉपिक वाइज हम एक एक को क्या करते हैं, पढ़ते हुए चलेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो साथियों, रासा इससे इसके चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इस पाठ में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है, रासायनिक अपक्रियाएं होंगी और कुछ समीकरण दिए रहेंगे जिनको हम संतुलित करके क्या ट्रिक से सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। साथियों, किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो रासायनिक अपक्रिया होने के लिए पदार्थ होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर जी पदार्थ क्या है? तो चलिए देखते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी चीज जिसमें अपना खुद का क्या हो, भार हो और खुद का द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो। ब्रह्मांड में उपस्थित वो सभी चीजें जिनका क्या हो, खुद का भार या द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हूँ, वो सब क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथी, पदार्थ कहलाते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, पदार्थ क्या, ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आधुनिक युग में 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। ठोस, पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव, तीसरी अवस्था है गैस और चौथी अवस्था है क्या है, प्लाज्मा और पांचवी अवस्था है पोस्ट आइंस्टीन कंडेंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठोस जिसका आयतन और आकार क्या होता है, दोनों निश्चित होते हैं। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, जिसका आयतन निश्चित होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित, आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अगर आप 1 लीटर पानी लेंगे, आप जिस बर्तन में रखेंगे वो अपना आकार उसी के अनुसार चेंज करता रहेगा, लेकिन 1 लीटर पानी अपना आयतन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, गैस, इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, जब किसी वस्तु को इतना हीट कर दिया जाए तो अपने परम ताप पर हो, क्या हो, परम ताप पर हो, उसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जैसे अपना सूर्य जो होता है, सूर्य क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था पर ही क्या काम करता है। सूर्य क्या होता है, प्लाज्मा पर ही काम करता है। ठीक है, सूर्य एक प्लाज्मा अवस्था में होता है। जैसे आप ज्वालामुखी देखे होंगे, वीडियो में देखे होंगे, तो लावा जो उसका निकलता है धीरे धीरे पिघलता रहता है, उसी को हम कहते हैं प्लाज्मा। उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। जैसे ज्वालामुखी, जैसे ज्वालामुखी, सूर्य भी अपना इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, प्लाज्मा अवस्था पर। बोस-आइंस्टीन कंडीशन क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक थे बोस, क्या कौन थे, बोस, जिन्होंने पदार्थ की पांचों अवस्था की खोज की। लेकिन बहुत वैज्ञानिकों को मानने से इनकार कर रहे थे कि पदार्थ की पांचों अवस्था नहीं हो सकती। तो इन्होंने आइंस्टीन के पास लेटर लिख के भेजा कि सर
पदार्थ की एक और अवस्था हो सकती है जिसे हम कहते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था कहते हैं। तो आइंस्टीन साहब ने देखा तो उन्हें पता चला, उन्होंने रिसर्च किया, उनके रिसर्च पर देखा और सच में उन्हें लगा कि नहीं, पदार्थ की एक और अवस्था हो सकती है जिसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडक्शन। यानी कि पदार्थ को इतना ठंडा कर दो कि वो उससे ज़्यादा ठंडा ना हो सके। ठीक है, उसे हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडक्शन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है साथियों, अब पदार्थ के अब परिवर्तन होते हैं। पदार्थ के क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। एक होता है साथी भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो साथियों अब चलिए समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ अपनी भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज करे, जिनमें पदार्थ क्या करे? अपनी अवस्था को चेंज करे और पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर ले, ऐसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब समझ में नहीं आया सर, चलिए समझते हैं। जैसे बर्फ, बर्फ से जल का बनना, बर्फ से जल का बनना। अगर आप बर्फ को हीट करेंगे जल बनेगा, जल को ठंडा करेंगे बर्फ बनेगा। ठीक है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। यह क्या है? एक भौतिक, जिसकी अवस्था चेंज होती है। पहले ठोस था, द्रवस्था में हो गई। ठीक है, अवस्था चेंज होगा और बाकी नया तत्व नहीं बनेगा, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। जिनमें क्या होता है? नया पदार्थ बने, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, दूध रहता है, पहले नया पदार्थ हो जाता है दही। आप दही से तो कभी भी दूध नहीं बना सकते। ठीक है, इसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही, दूध से क्या हो? दही। मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्रक्रिया है? मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना और पिघलना। पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, पिघलाकर आप पुनः मोमबत्ती बना सकते हैं, अगर जल गई है तो मोमबत्ती आप नहीं बना सकते। कागज का जलना और कागज का फटना, कागज का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन रहा है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? नया पदार्थ बन रहा है। जब कागज को आप जलाएंगे, कागज मतलब कार्बन होता है, कार्बन के एक अपर रूप होता है। आप कार्बन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? राख बनेगा। क्या बनेगा? राख। लेकिन आप राख से पुनः क्या बनना? पेपर नहीं, यानी का कागज नहीं बना सकते। ठीक है, इसे हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। लेकिन आप कागज को फाड़ देंगे, आप पुनः कागज को उससे कागज बना सकते हैं, इसे हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। अर्थात भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें पदार्थ की अवस्था चेंज होती है। जिसमें क्या होता है साथी? पदार्थ की अवस्था चेंज होती है, ना कि उसका नया पदार्थ बनता है, उसे हम बोले हम भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था चेंज होने के साथ साथ नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा, उसे हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरुआत होता है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, हेडिंग है रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? रासायनिक अपक्रियाएं ऐसी अपक्रियाएं जिनमें पदार्थ के गुण चेंज हो जाते हैं। गुण चेंज होकर एक नए पदार्थ में परिवर्तन होता है। गुण और संरचना चेंज होकर एक नया पदार्थ बनता है। एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। सॉरी, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी है, यहाँ लिखेंगे रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया, यानी कि पदार्थ, गुणों, संगठन, संरचना में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, अब रासायनिक अपक्रिया में चलिए समझते हैं कैसे पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना में से परिवर्तन होता है। जैसे हम मान लो कोई उदाहरण लेते हैं, क्या लेते हैं? कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे हम जिंक, क्या लेंगे? जिंक। अगर जिंक को, यानी कि जिंक नहीं, जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं। किसमें डालते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो क्या प्राप्त होता है? जिंक सल्फेट। क्या प्राप्त होगा? जिंक
सल्फेट प्राप्त होगा, प्लस जिंक सल्फेट के साथ साथ क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। ठीक है, इसे हम बोल देंगे रासायनिक अपक्रिया। देखिए सब पदार्थ को गुण, संगठन, संरचना सब चेंज हो जा रहा है। वे क्रिया जिनमें पदार्थों की संगठन जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन हो जाता है। जिंक ऑक्साइड किस में परिवर्तित हो गया, जिंक सल्फेट में। ठीक है, इसका संरचना भी चेंज हो गया, गुण भी चेंज हो जाएगा, संगठन भी चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, उस ऐसी अपक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो अब हम इसे हम सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जिंक ऑक्साइड को लिख सकते हैं ZnO प्लस, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिख सकते हैं H2SO4, एरो लिखेंगे। जिंक सल्फेट होता है ZnSO4 प्लस, जल को लिखेंगे H2O। ठीक है, यही इसका क्या होगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। मान लो आप और कोई उदाहरण लेंगे, क्या और कोई उदाहरण लेंगे, तो चलिए देखते हैं। उदाहरण नहीं, अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। जैसे मैग्नीशियम Mg को मान लेते हैं, Mg को, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, ऑक्सीजन के साथ जलाने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाते हैं तो क्या होता है, क्रिया करती है। क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आपको ध्यान देना नहीं है बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बस देखना है रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है, कैसे नया पदार्थ बनता है। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसे हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। पहले मैग्नीशियम था, बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एक नया पदार्थ बना, एक नया संरचना बना, एक नया गुण बना। ठीक है, पहले मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, अलग गुण का हो गया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। अब रासायनिक अपक्रिया में साथियों कुछ बात आपको ध्यान देनी है। जैसे कौन सी बातें हैं, रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक बोलते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। और एक नया पदार्थ बन रहा है, इसे हम बोलते हैं उत्पाद। इसे हम बोलते हैं उत्पाद। अभिकारक जो होता है हमेशा तीर, ये जो तीर है एरो के लेफ्ट साइड होता है, एरो के किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। और उत्पाद जो होता है हमेशा एरो के दाएं साइड होता है। तो चलिए समझते हैं। रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है, जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को, अपक्रिया जब होगी बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे इसका भी हम समझ सकते हैं क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड को दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जब कार्बन को क्या करेंगे साथी, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अभिकारक में अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अपक्रिया में तो ही पदार्थ भाग ले रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, इस उत्पाद। और इसे क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, रासायनिक समीकरण। भाई रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे तो समीकरण भी पढ़ना होगा, क्योंकि हमें जो अपक्रिया हो रही होंगी उन्हें हम समीकरण सूत्रों के माध्यम से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब रासायनिक अपक्रिया को हम सूत्रों द्वारा, प्रतीकों द्वारा, ठीक है, व्यक्त करेंगे, जब रासायनिक अपक्रिया को हम सूत्रों द्वारा, प्रतीकों द्वारा व्यक्त करेंगे, ऐसी अपक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों और गुणसूत्रों की सहायता से व्यक्त करना।
प्रतीकों और गुणसूत्रों की सहायता से व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अथवा रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, ये आपको ज़्यादा सुटेबली याद करने में रहेगा। रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें हम सूत्र द्वारा जब प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है साथी? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे हम समझते हैं, अभी ऊपर उदाहरण हमने देखा था, जैसे जिंक सल्फेट यानी कि जिंक ऑक्साइड। जैसे हम समझते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को किसके साथ हीट करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट प्लस जल बनता है। ठीक है, अब इन्हें जब हम सूत्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे, इन्हें हम क्या करेंगे? सूत्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड को लिख सकते हैं ZnO। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4 एरो। जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4 प्लस जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हो गए। अगर आपको सूत्र याद करने या सूत्र पता नहीं है किसका क्या होता है, तो हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे सूत्र, कम से कम 40-50 सूत्र होंगे। आप आसानी से हर एक सूत्र को याद कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, मेथेन का सूत्र, एथेन का सूत्र, एथेनॉल का सूत्र, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, इन सब का सूत्र क्या होता है? बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। याद कर लेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इतना उम्मीद करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी रासायनिक अपक्रिया को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम को अगर हम मान लें, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम सूत्र होता है Mg, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? Mg। साथ ही अभी आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं है, आप इस पे ध्यान नहीं देंगे कि गलत पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम इतना ही रखते हैं। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखेंगे और आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।